नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्या 24/7 में स्वागत है। आज के वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपकी समस्त शिक्षक भर्तियों के साथ ही अन्य सरकारी नौकरियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। नई शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत चरण में 5 साल का लचीला लचीला बहुस्तरीय खेल या गतिविधि आधारित शिक्षण शामिल होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है या बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। नई शिक्षा नीति में बहुभाषिता के विषय में अगर बात करें तो ये प्रत्येक व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर बल देती है। साथ ही इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक सत्ताओं का विकास करना चाहिए, अपितु साक्षरता की और संख्यात्मकता की आधारभूत क्षमता और उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताएं, जैसे कि चिंतन और समस्या समाधान, सामाजिक, नैतिक और भावात्मक क्षमता जैसे क्षेत्रों में विकास करना चाहिए। यहाँ पर देखें तो बहुभाषिता रुकावट उत्पन्न नहीं करती है, सीखने में सहायक होती है। बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। इस प्रश्न का विकल्प बी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? यह योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है, विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पोर्टफोलियो एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो, या फिर शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्र यानी कि रिजल्ट कार्ड बनाएं जिनमें उनकी अन्य विधियों से तुलना हो। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वो है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की देखभाल की जाती है और स्वागत किया जाता है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरक अधिगम का वातावरण उपस्थित, जहां अधिगम के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है और जहां अच्छा भौतिक आधार ढांचा और अधिगम के लिए उपयुक्त संसाधन सभी विद्यार्थियों के लिए उपस्थित है। यानी कि ये सभी प्रकार से बालकों के विकास पर जोर देती है। तो यहाँ पर समग्र आकलन की जरूरत होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, समग्र आकलन प्रस्तावित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती और बहुभाषावाद बहुभाषावाद। इसमें विकल्प एक की बात करें तो समग्र विकास पर नई शिक्षा नीति जोर देती है। इसके अलावा अनुभवात्मक शिक्षा पर भी जोर देती है, यानी कि अनुभव के आधार पर सीखना। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, यानी कि जो पाठ्यक्रम में सामग्री है, यानी कि जो एक वाइड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें कटौती करती है और प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर देती है। इसके अलावा बहुभाषावाद पर भी जोर दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प सी ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण,
केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में रटने पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, इसलिए विकल्प ए गलत है। विषय वस्तु के अधिगम के लिए केवल एक विषय वस्तु, केवल विषय वस्तु, इसके अलावा कुछ नहीं, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल नहीं किया गया, ऐसा तो नहीं है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। आगे, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना, यानी कि उनके विकास और अधिगम के लिए उनको अच्छा वातावरण प्रदान हो, इसकी व्यवस्था करना, ये बात ठीक है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मानदंड बताना। देखिए, किसी प्रश्न को हल करने के लिए आपको उसमें क्या नहीं होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। अभी यहाँ पर रटने की क्षमता का परीक्षण करने की बात नहीं की गई है, केवल रचनात्मक मूल्यांकन की बात की जाती है, इसलिए ये प्रश्न गलत है। याद रखना रटने जैसा ही है, तो ये भी गलत है। पूरे देश में बच्चों की तुलना, यानी आपस में बच्चों की तुलना करना, ये भी गलत है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऐसा मूल्यांकन किया जाना चाहिए जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करे और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? संप्रत्ययात्मक समझ पर जोर, योगात्मक आकलन, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी करना। देखिए, इस प्रश्न में नहीं, जो गलत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित वो हमें चयन करना है। नीचे से देखते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर प्रौद्योगिकी के साथ साथ शिक्षण को जोड़ा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न में ये गलत है। दूसरा, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को बढ़ाना, यानी जो विषय वस्तु है उसको बढ़ा देना, यानी कि पाठ्यक्रम को ब्रॉड कर देना, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। इसके अलावा केवल योगात्मक आकलन की भी बात नहीं की गई है, लेकिन कंसेप्ट यानी संप्रत्ययात्मक समझ पर जोर देने की इस शिक्षा नीति में बात की गई है। तो इस प्रकार विकल्प 2, 3 और 4 जो समर्थन नहीं करते हैं वे इसके उत्तर हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होता है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? योगात्मक आकलन, परीक्षा के लिए अधिगम, 360 बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, कागज और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण। नई शिक्षा नीति में योगात्मक आकलन, परीक्षा के लिए अधिगम, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, बिल्कुल गलत। यानी परीक्षा के लिए थोड़ी ही पढ़ाना है, केवल परीक्षा में पास हो जाए बच्चा, हो गया काम उसका। उसका ओवरऑल डेवलपमेंट यानी बहुआयामी प्रगति पत्र, यानी कि ऐसा रिजल्ट कार्ड बनाना या ऐसा रिजल्ट बनाना जिसमें सभी बच्चे के 360 डिग्री यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट से संबंधित, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे उसका नैतिक विकास हो, चाहे उसका मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर विकास हो, यानी शारीरिक विकास, सभी को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, या संज्ञानात्मक और भौतिक, या संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, भौतिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मालूम होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। विकास का यह संप्रत्यय जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक
किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, उस वैज्ञानिक का कमेंट बॉक्स में नाम अवश्य लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, यानी केवल एक ही भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए, यदि विकल्प ए की बात करें तो सभी स्तर पर एक भाषावाद की बात नहीं की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद की बात की गई है। इस प्रकार ये गलत है। रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर नहीं दिया गया है, अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए हतोत्साहित, यानी कि दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से दूर रखने की बात कही गई, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। जबकि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई है। इस प्रकार ए, बी, सी तीनों विकल्प गलत हैं और डी विकल्प में उनके सीखने के पथ, यानी कि उनका जो ट्रैक है और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन, यानी कि वो विद्यार्थी कभी भी किसी भी पाठ्यक्रम में स्विच हो सकता है, कोई भी पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। अब पहले जैसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आर्ट्स साइड ले रहा है तो साइंस साइड का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, साइंस साइड ले रहा है तो कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। आज के समय में कोई भी विद्यार्थी, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार कोई भी विद्यार्थी कोई भी विषय ले सकता है। इस प्रकार विकल्प डी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है? क्या ऐसा बाधक है? अगर अपनी मातृभाषा में सीख रहे हैं तो वो शैक्षिक रूप से और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। देखिए, पहले विकल्प की बात करते तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो होता है शैक्षिक उन्नति में बाधक है? बिल्कुल बाधक नहीं है, सहायक होता है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्रथम भाषा नहीं, ये कंपलसरी नहीं होता। प्रथम भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा को शामिल किया जाना चाहिए। विकल्प सी की बात करें तो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने से उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बिल्कुल, अगर क्लास बहुभाषी होगी, यानी बालक बहुभाषी होगा, बालक एक से ज्यादा अलग बहुत सारी भाषाएं जानता होगा, तो उसका संज्ञानात्मक लाभ होगा, यानी कि वो सीखने में सहायक होगा। यानी किसी दो भाषा को या तीन भाषा को कोई विद्यार्थी जानता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्यपुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्यपुस्तकों को रटकर याद करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पाठ्यचर्या का लचीलापन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बढ़ावा नहीं दिया गया है? पहला विकल्प है उपयुक्त इमारती ढांचा, यानी कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि दिव्यांग छात्रों को लाभ हो, ऐसा बनाया जाना चाहिए। या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, क्या ऐसा होना चाहिए? अनिवार्य और विशेष शिक्षा होना चाहिए और उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए। देखिए, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे अपनी क्लास तक आसानी से पहुंच सकें, तो इसकी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, यहाँ पर निजी शिक्षक और एक शिक्षा से संबंध यह है कि एक ऐसा शिक्षक भी होना चाहिए जो उस व्यक्ति, यानी उस दिव्यांग छात्र की आवश्यकताओं की ध्यान रख सके, ये भी ठीक है। आगे अनिवार्य विशेष शिक्षा, यानी कि इन बच्चों के लिए कोई एक विशेष शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, ऐसा कुछ किया गया नहीं।
यहाँ पर समावेशी शिक्षा यानी कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और सभी प्रकार के छात्रों के साथ। इस प्रकार विकल्प सी गलत होता है। तकनीकी सुविधाएं तो प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? वेतन और अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए, अन्वेषण प्रेरित और खोजोन्मुखी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख होनी चाहिए, यानी केवल परीक्षा के लिए सीख रहा है बच्चा, केवल परीक्षा पास कर लिया हो गया काम, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षा केवल अभ्यास यानी प्रैक्टिस करता रहे, बार 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 किसी प्रश्न को रटता रहे, रटने जैसी बात ये बिल्कुल नहीं कही गई है। अन्वेषण और खोज उनकी बिल्कुल ठीक है। शिक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। सीखने की ओर, परीक्षा के लिए सीखने की ओर, परीक्षा के लिए थोड़ी सीख रहा है बच्चा, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सीख रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? एमएचआरडी, एनसीईआरटी, एनसीटीई या एनआईईपीए? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? विषय अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी 1 से लेकर 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? आरंभिक स्तर, मध्य स्तर या बुनियादी स्तर? जैसा कि आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति में कक्षाओं का वितरण 5, 3, 3, 4 के रूप में किया गया है। इसमें 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं को इस श्रेणी में शामिल किया गया है, जो कि बुनियादी स्तर और आरंभिक स्तर होते हैं। इस प्रकार हमारा 1 और 3 यानी विकल्प सी ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? रिपोर्ट कार्ड दूसरों से तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि दो बच्चों की बताता है कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा खराब है, ऐसा कुछ। वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों का प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड यानी केवल पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा होगी, उसी के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा। आगे 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड यानी कि उसके बहुआयामी विषयों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि पेन पेंसिल आधारित परीक्षाएं, इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल कूद आदि सभी को मिलाकर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, या फिर योगात्मक एक आयामी सिंगल डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, क्या ऐसा होगा? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, 360 बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या आकलन का मानकीकरण? जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषावाद को जोड़ देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, केवल परीक्षा के लिए पढ़ना है, स्मरण आधारित यानी रटने के पर आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल प्रैक्टिस करते रहो, या वैचारिक समझ यानी समझ विकसित करना? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वैचारिक समझ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस नीति के अनुसार एमफिल कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया है? जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत में एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलोसफी, इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार आरटीई 2009 में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है? 3 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें,
या 6 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, 3 से 14 वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 से लेकर 18 वर्ष तक के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आरटीई 2009 में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को किस नाम से प्रस्तावित किया गया है? ज्ञान, परख, दिशा या दीक्षा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, परख। परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरित कहानियां पढ़ने का और सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा? मध्य चरण में, प्रारंभिक चरण में, प्राथमिक चरण में या बुनियादी चरण में? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मध्य चरण में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के पूर्ववर्ती 10+2 ढांचे को संशोधित कर बना दिया गया है। यानी पहले जो 10+2 ढांचा था, यानी पहले 10+2 का कहते थे ना, अब उसे किस में बदल दिया गया है? 3-5-4-2, 3-5-3-4-2, 3+5+2+4, इस तरह से 5+3+3+4। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 5+3+3+4। 5-3-3-4। इसमें आयु के हिसाब से प्रथम 5 वर्षों में 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष तक के बच्चे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अगले 3 वर्ष में 8 से लेके 11 वर्ष, अगले 3 वर्ष में 11 से लेके 14 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष में 14 से लेके 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए, यानी पहले क्या था और अब क्या है, किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी से व्यवहारवादी, रटने पर आधारित से अवधारणात्मक, अन्वेषण आधारित से ड्रिल और अभ्यास आधारित, अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन के लिए? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रटने पर अधिगम। इससे चेंज होकर अवधारणात्मक समझ पर जोर देने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प बी ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप किसी भी विषय पर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखते हैं, या फिर किसी एक ऐसे टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा हो या कठिन लग रहा हो, तो वो विषय भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।